अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द वाइब्स। कैसे हैं आप सब? हमारे आज के लेक्चर में आप सबका वेलकम। आज हम अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सेल्स। हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है, सेल की शेप कैसी होती है, सेल का साइज़ कैसा होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। हमारी ज़िंदगी जो है वो एक सेल की बुनियाद पर है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सेल से बनी होती हैं। सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसी तरह मज़ीद ऑर्गन सिस्टम से मिलने के बाद हमारे पास इंडिविजुअल बनता है, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी। तो हम इसलिए कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से बनी होती हैं। आया कि वो एक सेल से बनी है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट कैन कैरी ऑन ऑल ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी की जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको जो है वो एक सेल कैरी आउट करता है। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एक स्वीडिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप उस टाइम पे यूज़ होती थी। और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम जो है वो जितने भी इनविजिबल ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, हम उनको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। जब रॉबर्ट हुक कॉक सेल को स्टडी कर रहा था, कॉक सेल की बाग पे वो उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहा था, तो देन उसने देखा था वहाँ पर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे, क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर थे कुछ, जिनको उसने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था, जिसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। सेल की शेप कैसी होती है? अब सेल जो है वो कोई एक शेप का तो नहीं होता ना। सेल की शेप जो होती है वो बहुत, इसमें वेराइटीज़ होती हैं, बहुत डाइवर्स होती हैं। अगर नर्व सेल की बात करें तो वो डिफरेंट होंगे। अगर उसी तरह हम स्किन सेल की बात करें तो वो डिफरेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल शेप है वो जो है वो वेरी करता है। डाइवर्सिटी इन सेल शेप्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल। अब एक सेल ने एक फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करना ना, एक सेल ने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। तो जिस लिहाज से सेल जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी लिहाज से उसकी शेप जो है वो डाइवर्स होती जाती है। A cell's shape can be simple or complex depending on the function of cell. Each cell has a shape that has evolved to allow the cell to perform its function effectively. सेल्स जो होते हैं कुछ सिंपल होते हैं, स्किन सेल हो गए हमारे, कुछ कम्प्लेक्स होते हैं, नर्व सेल्स हो गए, तो जो नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। तो सेल्स जो होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी भी उनके अंदर हो सकती है। डिपेंड करता है कि सेल ने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी शेप को जो है वो रेगुलेट करता रहता है। उसी तरह जो सेल होते हैं, हर सेल के पास अपनी शेप होती है जिसको वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर स्किन का सेल है तो उसने स्किन क्या फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करेगा, स्किन की फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर स्किन पे कट लग जाता है तो उस कट को जो है हील करने के लिए स्किन सेल ही आएंगे ना, वहाँ पे नर्व सेल का तो काम नहीं है। मतलब कि नर्व सेल तो जस्ट पैगाम लेकर आएंगे, स्किन सेल ने स्किन को बनाना है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सेल जो है अपने शेप को वेरी करता रहता है। Here are some structures of cell just like skin cells, bacterial cell, plant cells, egg cell and nerve cell. All these are different from each other. स्किन सेल का अपना शेप है, उसका अपना साइज़ होगा। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो तो बने ही एक सेल से हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनका अपना जो है वो शेप होता है। उसी तरह प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ आ जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं।
उसी तरह एग सेल आ जाता है और नर्व सेल्स आ जाते हैं। नर्व सेल थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन्होंने नर्व्स को कैरी करना होता है और ये पूरे हमारे बॉडी के अंदर इनका एक नेटवर्क होता है। तो सेल जो होता है वो अपनी शेप के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो चेंज करता है, क्योंकि सेल जो होता है उसने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं और जिस सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसकी शेप उसी के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेल का साइज़। सेल का साइज़ जो है ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अब सेल का साइज़ तो वेरी कर रहा है, लेकिन हम सेल को देखेंगे कैसे। इफ़ अ सेल बिकम वेरी लार्ज, अगर कोई सेल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो इतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर से मटेरियल को मूव करने में जो है वो परेशानी होती है। मींस कि ये कह लो कि रुकावट आती है। इस मटेरियल जो होते हैं वो सेल के अंदर और सेल से बाहर नहीं इजीली जा पाते। इसलिए ये कहा जाता है इफ़ अ सेल बिकेम very large, there would not be enough surface area to allow material to enter or leave the cell quickly enough to meet the cell's need. Therefore most cell are microscopic in size. तो हम कह सकते हैं कि जो सेल होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल को माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा गया है कि अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सेल को जो मटेरियल चाहिए, एक सेल की जो ज़रूरत है उस लिहाज से उसको जो जो मटेरियल चाहिए होता है सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस मटेरियल की मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेल जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखते हैं, इसके अंडर हम इसको स्टडी करते हैं। अगर सेल का सरफेस एरिया जो है वो कम है तो सेल ने ग्रो भी तो करना है। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करता जाता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा जो है वो नहीं इंक्रीज़ करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। और जब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो मटेरियल जो सेल के अंदर जाना है, सेल को क्या चाहिए होता है, सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब सेल ने बाहर भी तो कुछ चीज़ें भेजनी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर आउटसाइड भेजना होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सेल अपने वॉल्यूम को ज़्यादा करके फिर उसको इजीली कर लेता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मटेरियल नीडेड बाय अ सेल such as nutrient and oxygen and waste produced by a cell such as carbon dioxide must pass into and out of the cell through its surface. अपने सरफेस के ज़रिए ही वो मटेरियल जो होता है, जो उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल की आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही सेल ने क्या करना है, सेल के अंदर और मटेरियल ने सेल के अंदर और सेल से बाहर जाना होता है। द सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ, सेल जो है वो एक सेलुलर बेस के तौर पर काम करता है। हम कहते हैं कि सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं। तो लाइफ में जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डिफरेंट सेवरल करैक्टर्स जो होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। अब उन करैक्टरिस्टिक्स को यूटिलाइज़ करने के लिए, उन करैक्टरिस्टिक्स की फॉर्मेशन के लिए सेल का जो किरदार है, सेल अपना सेलुलर बेसिस किस तरीके से करता है, अब हम वो देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सेवरल बेसिक करैक्टरिस्टिक्स, बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर लिविंग थिंग्स जो होता है उसको शेयर करते हैं। मीन्स कि उनके अंदर ये होती ही होती हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, हर लिविंग थिंग के अंदर ऑर्गेनाइज पार्ट होते हैं। मतलब कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के जो ऑर्गन होते हैं उनके ऑर्गेनाइज्ड पार्ट जो हैं वो अपना फंक्शन जो है वो उनके वो होते ही होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं उसके। अब जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी जैसे अगर हम हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटरोट्रॉप्स जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी फूड को गेन करना होता है। वो दूसरों से फूड लेते हैं, अपनी फूड को सराउंडिंग से लेते हैं। और लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं ये सेल से बने हैं, तो सेल को एनर्जी तो चाहिए ना। सेल अपनी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनाता है, लेकिन सेल बाहर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं वो आउटसाइड सराउंडिंग से भी एनर्जी लेते हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ग्लूकोज बनता है, ये हमारे अंदर डिफरेंट फिनोमिनास चल रहे होते हैं, फिजियोलॉजी चल रही होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं विद द चेंज ऑफ टाइम लिविंग थिंग्स भी जो है वो चेंज होती जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपना रिस्पॉन्स देती हैं इन्वायरमेंट के अंदर।
लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोडक्शन ज़ाहिर है लिविंग थिंग्स है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन तो होनी ही होनी है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, बॉडी को बैलेंस करना, इसका टेम्परेचर, इसकी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को बैलेंस करना, ये लाइफ की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स इन सारी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल। सेल की टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमने जिनमें से दो मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो प्लांट सेल्स हैं और जो एनिमल सेल हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकेंगे आप, यहाँ पर आउटर कवरिंग है प्लांट सेल के अंदर, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंदर एक और वॉल होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये एनिमल सेल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। इनका अलग से एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल की ऑर्गेनेलिज़ हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है जिसमें प्लांट्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आती है, ये आगे से इनका ये किस तरीके से होती हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये सेल वॉल जो होती है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल मेम्ब्रेन कैसे करती है, उसके अलावा इसकी जो ऑर्गेनेलिज़ हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और इनकी शेप रिजिड होती है। इनके सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा एक बड़ा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। उसके अलावा इसके पास अपनी सारी की सारी ऑर्गेनेलिज़ होती हैं। इसके पास सेल वॉल होता है, बाकी ऑर्गेनेलिज़ प्लांट से रिलेटेड ही होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई और राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस हो गया। उसी तरह हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियॉन्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए, अपना आरएनए होता है। ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज़ जो हैं वो प्लांट सेल के पास मौजूद होती हैं, जिनको हम मज़ीद डिटेल से अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, इसका न्यूक्लियस दरमियान में होता है। क्योंकि इसका जो वैक्यूल है वो बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जो इर्द गिर्द फैले होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हमारे पास आ जाती हैं रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, कुछ अलग से भी राइबोसोम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रियन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियन ने तो एनर्जी बनानी है, ये प्लांट सेल के पास भी होगा और एनिमल सेल के पास भी होगा। उसके अलावा राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडी हो गई, साइटोप्लाज्म होता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल जो होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और एक बेसिक चीज़, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होते। प्लांट सेल की सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिड शेप होता है, सेल वॉल होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट कैन नॉट मूव, प्लांट कैन नॉट मूव। लैक सेंट्रोसोम्स, इनके पास सेंट्रोसोम्स नहीं होते और लाइजोसोम्स नहीं होते। सेंट्रोसोम और लाइजोसोम ये एनिमल सेल के अंदर होती हैं। एनिमल सेल को देखें, नो सेल वॉल इर्रेगुलर शेप होती है, इसकी शेप रेगुलर नहीं होती। न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इसके पास छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। एनिमल सेल हैव नो क्लोरोप्लास्ट, इसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल के पास मौजूद होती हैं, इनके पास अपना लाइजोसोम भी होता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस आ गया। अब हमें ये पता चला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो होते हैं
ये अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि सेल क्या होता है। सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होता है। सेल की शेप जो है, सेल का जो साइज़ है वो वेरी करती है। सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ होता है। सेल की शेप भी अपने फंक्शन के लिहाज से जो है वो डिफरेंट होती है। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर हमने डिफरेंस देखा। प्लांट सेल के पास अपनी ऑर्गेनेलिज हैं, इसके पास सेल वॉल होती है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब ने जो है वो मुझे इस वीडियो के ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्स देना है और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा है। काइंडली मेरे लेक्चर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और इन्हें मज़ीद शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।